नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। आज इस पॉडकास्ट में बातचीत के लिए हमारे साथ एक ऐसी राजनीतिक शख्सियत है जिनका हाल ही में आपने काफ़ी नाम सुना होगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ और स्वागत है सर आपका। मनोज पांडे जी आज हमारे बीच में हैं। बहुत स्वागत है सर आपका इस पॉडकास्ट में। जी, थैंक यू। और मुझे लगता है कि आप पहचान भी गए होंगे। समाजवादी पार्टी में रहे हैं एक लंबे वक्त तक। नेताजी मुलायम सिंह यादव के साथ एक एक गांव, एक एक कस्बे में जाकर के लिए पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारियां इनको सौंपी हैं, प्रचार किया है। लेकिन हाल ही में समाजवादी पार्टी ने इन पर कार्रवाई की है। मनोज जी, जैसा मैंने परिचय में कहा, आखिर ऐसी क्या गलती हुई कि इतने पुराने समय से आपका साथ सपा के साथ रहा, बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां आपको दी गई, आपको सचिव तक बनाया गया और अचानक पार्टी ने कार्रवाई की और बाहर का रास्ता दिखा दिया? देखिए, परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं व्यक्ति के जीवन में, इसमें कोई दो राय नहीं कि लंबे समय तक लगभग 30 वर्ष में समाजवादी पार्टी के साथ रहा और समाजवादी पार्टी में मैंने पूरी निष्ठा से, पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम किया। भारत एक ऐसा देश है जिसमें विभिन्न वर्ग, जात, भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं और यही भारत की खूबसूरती रही कि यहाँ पर सब लोग एक साथ रहते हैं। भारत का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन भी है, वो सभी को अपने वर्ग, अपनी जात, अपने धर्म को मानने का अधिकार देता है, उनको पल्लवित तो पोषित करने का काम करता है। जी। हम जिस समाजवादी पार्टी में आए थे आदरणीय नेताजी के साथ, वहाँ जातियों को तोड़ने का संघर्ष चला है और एक मुहिम चली है, उस पर बहुत दिनों तक समाजवादी पार्टी ने काम किया है। जातियों को तोड़ने का संघर्ष? जी, मतलब आप सब कह रहे हैं जातियां सबको एक हों, सब रखने एक का हों, संघर्ष। समता और समानता। लेकिन इस सोशल इंजीनियरिंग की चर्चा तो बहन जी मायावती के कॉन्टेक्स्ट में होती रही है और समाजवादी पार्टी के लिए तो कहा जाता है कि वो यादव मुस्लिम कॉम्बिनेशन उसका हमेशा एक विनिंग कॉम्बिनेशन रहा है। देखिए, कोई किसी लाइन पर काम करे, लेकिन जिस विचारधारा से ओतप्रोत होकर के जी। छोटे लोहिया आदरणीय जनेश्वर मिश्र जी के, आदरणीय नेताजी के साथ हम लोग काम करने आए थे, वो एक अलग विचारधारा थी और वही मूल विचारधारा है, जहाँ सभी जातियों को एक साथ लेकर के, सभी धर्मों का सम्मान करके, और राजनीति में इसलिए आए थे कि समाज के अंतिम पायदान पर जो लोहिया की मूल विचारधारा थी जी। कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को इंसाफ मिले, न्याय मिले और वो सामान्य रूप से सबके साथ चल सके, सबके साथ खड़ा मिले। समाजवादी पार्टी इस विचारधारा से अलग है? मतलब एक नेताजी मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी और एक अखिलेश यादव की चुनाव समाजवादी पार्टी, देखिए, क्या फर्क है दोनों? इतिहास में जो चीज़ें दर्ज है ना, उसको आप मिटा सकते हैं ना हम मिटा सकते हैं। वही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अयोध्या जी में रामायण मेला की शुरुआत किया हो, जिस भारत को पहचाना जाता हो गांधी जी से, तो उस भारत को भगवान राम के, माँ सीता के, लक्ष्मण के भ्रात प्रेम से और हनुमान जी के रूप में भी इसको पहचाना जाता है और उसकी किद्वंतियाँ हैं और उसके लोग किस्से और कहानी सुनाते हैं। तो भगवान प्रभु राम की मर्यादा को भी आप नहीं भूल सकते हैं। आज की सपा में क्या फर्क है? तो जिस डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अयोध्या में रामायण मेले की शुरुआत किया हो और सबको साथ लेकर के चलने के लिए कहा और कहा हो कि भारत के आदर्श हैं भगवान प्रभु राम, उस पार्टी में ये कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जिसको कई बार लोगों ने लोकतंत्र में धूल दूषित करने का काम किया, वो भगवान प्रभु राम की मर्यादा के खिलाफ बोले, उनके लिए शब्दों का इस्तेमाल करे, माँ सीता के बारे में बोले, माँ दुर्गा के बारे में बोले, गंगा नदी को, जी बिल्कुल, गंगा नदी को नाला कहने का काम करे। आज चले गए, लेकिन उन्होंने क्या स्थितियां पैदा कर दी थी पार्टी में, लोग असहज हो गए थे। इस भारत में जहां पर 135 करोड़ लोग रहते हों, जिसमें 110 करोड़ लोग सनातनी हों, वहाँ पर किसी धर्म को और खासकर हिंदू को, सनातन को गाली देना, ये कहाँ की मर्यादा थी? मैं नहीं कहता हूँ, सबको अपने अपने धर्म को मानने का पूर्ण अधिकार ये भारत का संविधान देता है, लेकिन माफ़ करिए, देश वही चला सकता है जो सबको लेके चले। और ये याद रखिएगा, आज की भाजपा जिसकी बात कर रही है, आपके स्वर मुझे लगता है बहुत हद तक उसी से मिल रहे हैं। ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया भाजपा आपने? ने बिल्कुल ज्वाइन कर लिया और सुर की बात नहीं, यही विचारधारा मनोज पांडे के 30 साल के पुराने इतिहास को भी आप उठा के देखेंगे तो वही विचारधारा मिलेगी जिस विचारधारा पर मैं आज बोल रहा हूँ। ये कैसे हो सकता है कि एक गांव में 100 घर हों, 5 लोग खीर पूड़ी खाएं और 95 लोग भूखे मरें? ऐसे नहीं हो सकता। अगर आप पिछड़ी जातियों की बात करती हैं तो लोधी भाई भी है, हमारे केवट भाई भी हैं, मल्लाह भी है, कुमार भी है, निषाद भी है, हमारे पटेल भाई भी है, हमारे अनुसूचित समाज के भाई हैं, हमारे गौतम समाज के भाई हैं, हमारे पासवान हैं, निर्मल भाई हैं। ठीक है। क्या सबको आप जब आरक्षण देने की बात आएगी, जब आप किसी को देने पर आइए तो फिर आपन देखिए। गांव में हम लोगों के यहाँ गांव में कहावत है, आपन बाटे रेवड़ी, आंधर बाटे रेवड़ी और आपन दे, ऐसे नहीं चलेगा।
फिर इसमें आप कैसे बहस कर सकती हैं? अच्छा, आप कैसे उंगली उठा और सकती हैं? प्रश्न जो सबके जहन में है और जो हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं वो ये है मनोज जी, क्योंकि आपकी बातों से साफ लग रहा है, आप भाजपा ज्वाइन कर ही चुके हैं, कि अब लोगों को विपक्षी पार्टियों में कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा है, इसलिए बहुत से नेता अवसर ढूंढ रहे हैं कि उनको भाजपा में मौका मिल जाए। सवाल भविष्य का नहीं है। हम राजनीति में हम लोग इसलिए नहीं आए हैं कि राजनीति से हमें कोई लाभ और पद का ही केवल लालसा है। हम समाज में आए हैं इस राजनीति में कि हम गरीब कमज़ोर का भला कर सकें, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को न्याय और इंसाफ दिला पाएँ, और यही मनोज पांडे का इतिहास रहा। मनोज पांडे का इतिहास कभी फूलों पे चलने का नहीं रहा, कांटों पे चल करके हम लोग राजनीति में आए हैं। और आप कभी आइए तो हम आपको रायबरेली में दिखाएं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में दिखाएं कि क्या होता है, कैसे सबको साथ लेके चला जाता है। मनोज पांडे का इतिहास है। वीरांगना झलकारी बाई को सम्मान देने का, उनकी आदम का मूर्ति लगाने का अवसर हमें मिला। माहेपासी, वीरापासी द्वार और किला का जीर्णोद्धार करने का हमें अवसर मिला। सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष के नाम से जिनका हम लोग सम्मान करते हैं, उनकी मूर्ति लगाने का अवसर हमें मिला। और समाज में कैसे सबको साथ लेके चला जाता है, यही भारत की परंपरा रही है। उस परंपरा को हम लोगों ने हरदम मजबूत करने का काम किया है। रामचरितमानस का अपमान, उसकी प्रतिलिपि को फाड़ना, भगवान श्री राम या हिंदू देवी देवताओं के लिए जिस तरह की अभद्र टिप्पणियां स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे थे, उस वक्त तो आप समाजवादी पार्टी के अंदर ही थे। क्या पार्टी के अंदर इस तरह की बात पहुंचाई गई पार्टी अध्यक्ष के साथ कि भाई से नुकसान हो सकता है या छवि सही नहीं जाएगी, ये तो बहुसंख्यकों की भावना का अपमान है? देखिए, इसके गवाह कि आप असहमति, आप जैसे पुराने और परिपक्व नेता, क्या आप लोगों ने इसको पार्टी मंच पर उठाया? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। वहाँ रह करके भी आप सबके चैनल्स ने दिखाए हैं, न्यूज़ 24 ने कई बार हमारे बयान को दिखाया है। कोई ऐसा नहीं कि आज मैं कोई इस चीज़ का प्रतिरोध कर रहा हूँ और आज कोई नई चीज़ कह रहा हूँ। मैंने पार्टी में रहते हुए भी, मीडिया में भी और दल में भी, पहले दल में फिर मीडिया में, मैंने इस बात को उठाई। इस गलत जो परंपराएं शुरू की गई थी, इसका मैंने पूरी ताकत से इसका मैंने प्रतिरोध किया और मैंने इस पर अपनी आपत्ति, घोर आपत्ति मैंने इस पर जताई। और मैंने कहा, धर्म हमारे आस्था का विषय है, हर व्यक्ति के आस्था का विषय है, उस पर किसी को टिप्पणी करने का अधिकार नहीं। और मैंने कहा कि एक व्यक्ति को, एक को सेंचुरेट करने से काम नहीं चलेगा। पिछड़ी जातियों में तमाम लोग हैं। अगर हम इस पर सवाल करें तो आप क्या टिप्पणी कर सकती हैं? अगर भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, अगर आज राशन मिल रहा है, जातियों को नहीं मिल रहा, माफ़ करिए, किसी एक व्यक्ति को नहीं मिला, दल दे करके नहीं मिल रहा, किसान सम्मान निधि मिल रही, जाति दे करके नहीं मिल रही, अगर आवास मिल रहे हैं तो जाति देख के नहीं मिल रहे, अगर लोगों को शौचालय मिले किसी जाति को देख कर नहीं मिला, अगर भारत की अभी तक की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा योजना जिसमें भारत केंद्रीय बजट का 13.6% पेयजल में दिया गया हो, तो टोटी से पानी सबको मिल रहा है। लेकिन इस सब के बाद भी उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी को नुकसान क्यों हुआ लोकसभा चुनाव के अंदर? आपका आकलन क्या कहता है? इंडिया ब्लॉक यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर ज्यादा सीटें ले गए यहाँ से। देखिए, ये इतिहास भी इस बात का गवाह है, कभी कभी झूठ चल जाता है, सच नहीं चल पाता, लेकिन जनता ने समझ लिया। आज जिन लोगों ने खटाखट की बात की थी, उन्होंने लोगों की गरीबी का मजाक उड़ाने का प्रयास किया और लोगों से वोट ले लिया और फटाफट भाग गए। आज वो लोग कहाँ खड़े हुए हैं जिन लोगों ने इस आस लगा करके कि शायद कॉस हमारे भी खाते में 8800 रुपये आएंगे और हमारे बच्चे भी अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ लेंगे, हमारे भी पारिवारिक की पृष्ठभूमि और हमारी परिवार की स्थिति आर्थिक रूप से संपन्न होगी, सुदृढ़ होगी। लोगों ने झूठ बोल करके वादा करके वोट ले लिया। किन लोगों ने कहा था कि भारत के संविधान में परिवर्तन करने जाने, किन लोगों ने कहा था आरक्षण समाप्त हो जाएंगे। आज तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की बनी हुई सरकार का एक लंबा वक्त हो गया, आज देश जान चुका है। और याद रखिए, झूठ की आयु बहुत थोड़ी दिन की होती है, सच अटल होता है। सच को कई बार परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, लेकिन सच सच रहेगा, झूठ झूठ रहेगा। आज भारत ये मान रहा है कि भारत का विकास भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव है। वही एक अकेले व्यक्ति हैं जो सबका साथ सबका विकास केवल नारा नहीं दिया, बल्कि उसको धरातल पर उतारने का काम किया। मनोज जी, अब ये इस स्थिति को आप कैसे समझाएंगे कि पहले जब आप उस तरफ थे तो 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में घोटाला हुआ है, आरक्षण मारा गया है, पिछड़ों का हक मारा गया है, आप ये आवाज़ उठाते थे। आज आप बीजेपी में हैं, आज आपको ये समझाना पड़ेगा कि भाई कोई आरक्षण नहीं मारा गया, किसी संविधान की हत्या नहीं हुई, हर नौजवान को नौकरी मिलेगी। तो अब उस तरफ से इस बात देखिए, मैंने कहा कि इतिहास में लिखी हुई बातें मिटाई और झुटलाई नहीं जा सकती। भी सवाल ये भी होगा कि 1995 में उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत के चुनाव हुए, 73 जिला पंचायत अध्यक्ष चुने गए और 58 जिला पंचायत अध्यक्ष एक जात के कैसे चुन करके आ गए?
कहाँ से कहाँ चला गया था अनुसूचित समाज का आरक्षण, कहाँ अन्य पिछड़े जो हमारे पटेल भाई हैं, लोधी भाई हैं, हमारे भुजवा भाई हैं, कुमार हैं, प्रजापति हैं, केवट हैं, मल्ला हैं, निषाद, ये क्यों नहीं जिला पंचायत के अध्यक्ष बने, क्यों नहीं पाल समाज के लोग बने। तो ये देखिए, अगर बातें उठेंगी बहुत दूर तक जाएंगे। उत्तर प्रदेश का पिछड़ा और दलित भाई ये जानता है कि ये कुछ लोग संघर्ष के रास्ते से हट करके छोटे रास्ते से चल करके सत्ता की शीर्ष पर पहुंचना चाहते हैं। जनता जानती है, जनता बड़ी नज़दीकी से उसको देखती है, अध्ययन करती है और अपना निर्णय देने का काम करती है। जब समय आएगा वो सही निर्णय फिर देने का काम करेगी। समाजवाद और नमाजवाद को लेकर सियासत और बहस चल रही है बीजेपी और विपक्षी पार्टियों के बीच में, खास तौर पर इसे समाजवादी पार्टी के लिए कहा गया, ये जो नमाजवादी टर्म था। अब उसके जवाब में अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की फंडिंग उठाकर आप देखिए तो आपको समझ में आएगा कि कौन है नमाजवादी। देखिए, कहीं पर भी कोई आरोप लगाए जा सकते हैं, लेकिन जिसे देश और बहुमत स्वीकार करे, लोकतंत्र में बहुमत जिस चीज़ को स्वीकार करे उसी को माना जाता है। और ये देश में दोहरा चरित्र नहीं चल पाएगा कि एक तरफ कुछ लोगों को आप सड़क पर बैठा करके नमाज पढ़ाइए, कंधे पे बैठा करके घुमाइए, और कुछ हमारे जब कांवड़ यात्रा में लोग निकलते हों उस पर रोक लगाई जाए और उस पर लाठी चार्ज हो और उस पर आंसू गोले छोड़े जाएं। एक ऐसे देश में जहां सनातन की परंपरा रही, इसे भारत का हिंदू स्वीकार नहीं करेगा। एक बात का और खुलासा करिए, क्या समाजवादी पार्टी अब आजम खान से पूरी तरह दूरी बना चुकी है? ये तो जो चीज़ें हैं वो जग विदित हैं। आजम खान साहब निश्चित रूप से एक बड़े नेता रहे, कई बार वो सदन के सदस्य रहे। मैंने एक बयान उनकी धर्मपत्नी का सुना और जो बयान पूरे देश में चल रहा है, उन्होंने कहा कि हमें समाजवादी पार्टी पर भरोसा नहीं है। फिर सवाल तो उठेंगे कि रामपुर में पार्टी के अंदर रहे हैं और आजम खान साहब को लेकर चर्चा भी चलती होगी। एक पुराना चेहरा है, एक समय पे माना जाता था कि उनके रहने से नहीं, मैंने उनकी धर्मपत्नी का बयान सुना है जिसमें उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के ऊपर हमें कोई विश्वास नहीं है। उसी बयान को मैं जानता हूँ। आज देश में बात हो रही है वक्फ संशोधन बिल की, जिसको बीजेपी लेकर आई है। आपको क्या लगता है कि क्या ये जो वक्फ बिल का मुद्दा है, क्योंकि विपक्षी पार्टियां भी इसका विरोध कर रही हैं, सपा विरोध में है, कांग्रेस विरोध में है, इसका आप देखिए आरजेडी इसका विरोध कर रही है, तो क्या ये जो वक्फ संशोधन बिल पर पॉलिटिक्स है, क्या ये केवल पोलराइजेशन पॉलिटिक्स के लिए है? देखिए हम 21वीं को भी इसका फायदा हो रहा है अब तो आप देखिए हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। जब एक सुभाष शुक्ला लखनऊ का आज वो अंतरिक्ष में जा रहे हों, आज जब हमारे नौजवान आज वो आईटी सेक्शन में जा रहे हों और आईटी में हम लोग तमाम बड़े क्षेत्रों में हम लोगों ने काम किया हो, तो ऐसे उन तमाम कानूनों पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। हम ब्रिटिश हुकूमत के या मुगलों के समय लाए हुए कानूनों को हम स्वीकार नहीं कर सकते। सुधार की ज़रूरत है। हम 21वीं सदी की ओर जा रहे हैं और जब भारत के प्रधानमंत्री कह रहे हों कि दुनिया के तीसरे आर्थिक संपन्न देश की श्रेणी में हमको भारत को ला करके खड़ा करना है, तो हम इस दकियानूसी इस बहस से हमें बाहर आना चाहिए। एक समग्र और समृद्धशाली एक मजबूत भारत की ओर हम लोगों को बढ़ना चाहिए, जो भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार बढ़ रहा है। बिहार में विधानसभा चुनाव है, तो ऐसे में बिहार की राजनीति में वक्फ पर जबरदस्त पॉलिटिक्स चल रही है। यहाँ तक कह दिया गया कि भाई हमारी सरकार बनी तो हम इसे कूड़े में फेंक देंगे। देखिए, चारा घोटाला लोग भूले नहीं हैं, बिहार में क्या करप्शन हुआ ये लोगों ने भूले नहीं है। जिस पूरे देश में एक राज्य की भ्रष्टाचार को लेकर के लोग केवल उदाहरण दिया करते हों, आज वहाँ हम कह सकते हैं कि आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व की और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार पर एक सिंगल आरोप लगे हों भ्रष्टाचार के, एक सिंगल आरोप लगाए हों, तो आकर के कोई हमारे आमने सामने बहस करे। आज वहाँ नौजवानों को नौकरी मिल रही, नौजवानों को रोजगार के साधन मिल रहे हैं, उनको सामान्य व्यवहार मिल रहा है, उनको आगे बढ़ने की उम्मीदें जगी हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं। तो उस समय इस तरीके की चर्चाएँ करना केवल उस राज्य के लोगों को भ्रमित करने का है। आज बिहार विकास की ओर बढ़ चला है और बिहार का नौजवान ये जानता है, आज नौजवान को रोजगार चाहिए, नौजवान की जो उम्मीदें हैं, जो उनके सपने हैं, वो सपने वो सच करना चाहते हैं और वो इस समझ चुके हैं कि इसको अगर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकारें ही कर सकती हैं, जो एक बड़े समग्र विचारधारा से आगे बढ़ रही हैं, सबका साथ सबका विकास।
मनोज जी, लेकिन मौजूदा दौर में मंडल वर्सेस कमंडल की राजनीति के माहौल को फिर से खड़ा किया जा रहा है। लोगों को उम्मीद है कि इससे शायद जीत मिले या इससे शायद वो अपने वोट बैंक को एक साथ ला करके जीत हासिल कर पाए। बिहार के चुनावी मैदान में भी यही हो रहा है, ये जो यादव पॉलिटिक्स है और अगड़ा वर्सेस पिछड़ा। इतिहास ऐसे नहीं रहे हम लोगों के। इतिहास यही रहा कि देश ने उसी को स्वीकार किया जिसने देश में सबको जोड़ने का काम किया और सबको साथ लेकर के चलने का काम किया। उन लोगों का इतिहास कभी अच्छा नहीं रहा, इतिहास में उनको कभी स्थान नहीं दिया गया जिन्होंने भाई को भाई से लड़ा करके सत्ता की शीर्ष कुर्सी पर बैठने का काम किया हो। और अगर मैं उदाहरण दूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। ऐसे बहुत उदाहरण हैं जिन लोगों ने लोगों को तोड़ने का काम किया, वो बहुत दिनों तक टिक नहीं पाए और इतिहास ने भी उनको कभी सम्मान देने का काम नहीं किया। समाज उन्हीं के साथ खड़ा रहता है जो सबको साथ लेकर के चलेंगे और सबको जोड़ने का काम करेंगे। अखिलेश यादव अपना 52वां बर्थडे मना रहे हैं और उनके बर्थडे पर तमाम कार्यकर्ताओं ने सुंदरकांड का पाठ रखा है, पान भंडारा लगाया नहीं, गया है, आम भंडारा लगाया मैं भी गया है। बहुत सारी बधाई दूंगा, बहुत शुभकामनाएं दूंगा उनके दीर्घायु होने का, उनके लंबे जीवन का। मैं भी उन्हें आपके इस चैनल के माध्यम से आदरणीय अखिलेश जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके जन्मदिन पर मैं देना चाहता हूं। आखिर बात क्यों नहीं बनी आपकी सपा की यंग लीडरशिप के साथ? तालमेल में कहाँ गड़बड़ रह गई? नहीं, क्या आप हमें बुजुर्ग मानती हैं क्या? मैं बुजुर्ग नहीं हूँ और मेरे बहुत अच्छे रिश्ते रहे। कुछ सिद्धांत और विचारधाराओं में अंतर आए हैं और मैंने फिर आपसे कहा और बड़ी विनम्रता से मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मनोज पांडे सिद्धांत और विचारधारा की राजनीति करते हैं, सत्ता की केवल लोलुपता की राजनीति नहीं करते हैं। पद और प्रतिष्ठा भगवान प्रभु राम के लिए और अपने तमाम उन गरीब, कमज़ोर, वंचित और शोषित लोगों के लिए हमें अपने जीवन का कोई भी बलिदान करना पड़े, किसी पद और प्रतिष्ठा को एक सेकंड में छोड़ना पड़े, मैं उसको लात मारने के लिए तैयार रहूँगा। अपने कमज़ोर, गरीब तमाम लोगों को जो वंचित हैं उन्हें न्याय देने के लिए और भगवान प्रभु राम की मर्यादा और उनके सम्मान के लिए। ठीक है मनोज जी, एक छोटा सा रैपिड फायर करते हैं। मैं आपके सामने एक नाम लूंगी और बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए जो भी वाक्य या जो भी शब्द आपके जहन में आए आपको वो फौरन कहना होगा। कुछ नाम मैं आपके सामने लेने जा रही हूँ और पहला नाम सीएम योगी आदित्यनाथ। कर्मयोगी व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति। तेजस्वी यादव। विवादित व्यक्ति। राहुल गांधी। थके हुए लोग। अमित शाह। देश के दूसरे लौह पुरुष। अखिलेश यादव। कुछ नहीं कहना। बहन जी मायावती। बीती बात। प्रधानमंत्री मोदी। देश के गौरव, पूरी दुनिया में भारत का नाम आगे बढ़ाने वाले और मजबूत करने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, आप हमारे शो पर आए और आपने हमसे बातें की, तमाम सवालों के जवाब दिए। बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू, नमस्ते।